Hello children, this is next part of second chapter, Geography, page number 11. So, listen to me. The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalayas over millions of years formed this fertile plain. It spreads over an area of 7 lakh square kilometers, the plain being about 2400 kilometers long and 240 to 3 kilometers broad. Is a densely populated physiographic division which, with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. कहने का मतलब उत्तरी मैदान जो है इसको हम मोटे तौर पर 3 भाग में बांट सकते हैं। उत्तर मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग जो है वो पाकिस्तान में है। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हिमालय से निकलती हैं और मैदानों के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा का जो मैदान है इसका जो विस्तार है, फैलाव, वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में है और यह उत्तर भारत में हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ भाग और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो इसके पूर्व खास करके असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की जो व्याख्या है वो मोटे तौर पर उसको हम कवचों में बिना किसी अंतर वाले समतल स्थल के रूप में करते हैं और यह सही नहीं है। इन बड़े विस्तृत मैदानों की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें भी अंतर है और आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भाग में बांटा जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं और इसको हम भावर के नाम से जानते हैं। इसमें जितनी भी नदियां हैं इस भावर पट्टी में जाकर विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं जो नदियों से छोटी होती हैं एवं नदियां जाकर फिर से निकल आती हैं और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण भी करती हैं जिसको हम तराई के नाम से जानते हैं। और यह जो वन्य है जंगल वो प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। मतलब पहले ये बहुत घना जंगल था ये एरिया, लेकिन बाद में पाकिस्तानियों के लिए जो आए थे शरणार्थी वो वहाँ से पाकिस्तान से उनके लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। और इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति को याद कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे जो विशालतम भाग है, पुराना भाग, वो पुराने जलोढ़ का बना हुआ है और वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं और वेदिका जैसी आकृति का निर्माण करती हैं और इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो चुनेदार निक्षेप उसमें पाया जाता है जिसे हम स्थानीय भाषा में
कहें तो वो कंकर होता है। बाढ़ वाला जो मैदान है, बाढ़ वाले मैदानों के नए और जो नए निक्षेप हैं, नया निर्माण, उनको हम खादर कहते हैं। इनका जो निर्माण है लगभग प्रत्येक वर्ष, मतलब इनका निर्माण प्रत्येक वर्ष होता है। हर साल इनका पुनर्निर्माण होता है और इसीलिए जो ये हैं उपजाऊ होते हैं। हर साल इनका उपजाऊ होता है, निर्माण होता है और इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं और ये खेती करने के लिए आदर्श जमीन माना जाता है। प्रायद्वीपीय जो पठार होता है वो एक मेज की आकृति वाला क्षेत्र है, जगह है, स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था और यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारे में चौड़ी और छिछली घाटियां एवं गोलाकार की पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार, प्लेटो। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसको मध्य उच्च भूमि के नाम से। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। ये इंग्लिश आप देखते रहिए, मैं हिंदी बोलती जा रही हूँ, ये समझा दे रही हूँ। दोनों बोलने से ज़्यादा समय लग जाता है और मेहनत भी। तो बच्चों, इस क्षेत्र में बढ़ने वाली जो नदियाँ हैं वो उनका नाम है चंबल, सिंधे, बेतवा और केन। दक्षिण पश्चिम से जो उत्तर पूरब की तरफ बहती हैं और इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। जो मध्य उच्च भूमि है ये पश्चिम में चौड़ी दिखती हैं और पूरब में संकीर्ण। और इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूरब के विस्तार को दामोदर नदी और अपवाहित छोटा नागपुर पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जमीन का, जो नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण में स्थित है और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। और भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को देख सकते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूरब की ओर कम ढाल वाला है और इस पठार का एक भाग जो है वो उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसको हम स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। भ्रंश मतलब टूट से। और पश्चिम से पूरब की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और तथा जयंतियां हैं। दक्षिण के पठार को पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और दक्षिण के पठार जो हैं उसके पूर्वी और पश्चिम छोर पर पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं और पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के ठीक समानांतर स्थित है, सतत हैं और उनको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है ना। सतत यानी बिल्कुल लगातार। भारत के भौतिक मानचित्र में घाट, भोर घाट, पाल घाट को देखिए। भारत का मानचित्र मैप देखिए और उसमें देखिए कि थाल घाट कहाँ है, भोर घाट कहाँ है, पाल घाट कहाँ है, तो पता चलेगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंची है, उसका हाइट ज़्यादा है और पूर्वी घाट के 600 मीटर को औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेके 1600 मीटर तक है, मतलब 900 से 1600 मीटर तक। और पूर्वी घाट का जो विस्तार है, एक्सपेंशन, वो
महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। और पूर्वी घाट का विस्तार जो है वो सतत नहीं है, मतलब एक लगातार नहीं है, ये टूट टूट के है, कहीं है कहीं नहीं है, ऐसे करके। जो बिल्कुल एकदम एक लगातार हो उसको सतत कहते हैं, जो बिल्कुल एक लगातार नहीं हो उसको अनियमित कहते हैं। तो वे अनियमित हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। जो बंगाल की खाड़ी गिरती है ना, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनकी वजह से ये अटूट हो गया है, सॉरी अनियमित हो गया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पहाड़ी वर्षा, और यह वर्षा जो है कि पश्चिमी ढाल पर जो हवा है उससे टकराकर स्थित हैं। उड़गमंडलम, जिसको ऊटी के नाम से जाना जाता है, वो कड़ाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों के पास है, तो उसको भी आप मैप में सर्च कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो एक विशेषता उसकी ये है कि वो उसकी मिट्टी जो है वो काली है, जिसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के कारण हुई है और इसलिए इसको शैल आग्नेय कहते हैं। इसकी मिट्टी को शैल आग्नेय कहते हैं, है ना, क्योंकि ये ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है। ज्वालामुखी से जो निकला उसको समय से उसका काट छाट होता रहा और इस वजह से ये उनको हम शैल आग्नेय के नाम से जानते हैं, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं और वे बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। अपर्दित मतलब टूट फूटी हुई। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। अब है भारतीय मरुस्थल क्या है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न से। देखिए, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है और यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है और इस क्षेत्र में हर वर्ष 150 किलोमीटर से भी कम वर्षा होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मरुस्थल में भारत के जितने भी मरुस्थल हैं वो वहाँ बारिश नहीं होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में इसलिए वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम होते हैं और वर्षा ऋतु में कुछ ही छोटी मोटी तालाब जैसा दिखता है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। छोटी मोटी नदियां होती हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है और ये जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कहाँ की बच्चों? इंडियन डेजर्ट की। और कान यानी अर्धचंद्राकार बालू के टीला को बरकान कहते हैं। उसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन जो इसका लंबवत टीला है वो भारत पाकिस्तान सीमा के पास मेन रूप से पाया जाता है। और अगर कभी जैसलमेर हम जाएं तो बरकान के समूह को देख सकते हैं। ये अर्ध चंद्राकार टाइप का बालू का टीला जैसा पूरा इसका विस्तार रहता है मरुस्थल में। आइसलैंड प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है आइसलैंड्स का, और यह जो है वो पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पश्चिम किनारा जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है और इस मैदान को 3 भाग में बांट सकते हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है जो मुंबई और गोवा में है, और मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के पास जो फैला हुआ मैदान है विस्तृत
वो चौड़ा और समतल है। इसके उत्तर में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिण में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी नदियां हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इस तट पर बहुत विशाल डेल्टा का निर्माण होता है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण आकृति है भू आकृति। भारत का जो मुख्य स्थल है वो बहुत ही अधिक विशाल है, यह हम पहले ही देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन 2 द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? तब क्या इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? केरल के जो मालाबार तट हैं उसके पास स्थित लक्षद्वीप को आप मैप में देखिए, और ये द्वीपों का जो है वो समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लाकाद्वीप, मोनिकाय और एमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका जो नाम है वो लक्षद्वीप रखा गया और यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय भी है और इस द्वीप समूह पर पादप मतलब पेड़ पौधे और जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, वेराइटीज। द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ पे पक्षियों का झुंड पाया जाता है, पक्षी अभयारण्य है। और कहाँ पे पता नहीं स्टॉप हो गया अचानक से, माइक ध्यान नहीं गया, फिर से एक बार बोलती हूँ। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को देखिए मैप में। द्वीप का जो यह समूह है वो छोटे प्रवाल द्वीप से बना हुआ है और पहले इनको लाकाद्वीप, मोनिकाय और एमोनद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनको लक्षद्वीप नाम रखा गया और यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, और इस द्वीप समूह पर पेड़ पौधे और जंतुओं के एनिमल्स के बहुत सारे वेराइटीज पाए जाते हैं। पिटली द्वीप है, यहाँ पे आदमियों की जनसंख्या नहीं है, मतलब यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, आदमी नहीं रहता है, इनका निवास नहीं है। यहाँ पक्षियाँ रहते हैं, बहुत तरह के इनका निवास स्थान है। और अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ जो फैला हुआ द्वीप श्रृंखला है उसको ध्यान से देखो। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं और ये द्वीप समूह आकार में बहुत बड़े संख्या में और बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। और यह द्वीप समूह जो है वो 2 भाग में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। और ऐसा माना जाता है कि यह द्वीप समूह निबंधित पर्वत श्रेणियों के टॉप शिखर हैं और यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन द्वीप समूह में पाए जाने वाला जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बहुत अधिक, इनमें विविधता है, मतलब वेराइटी। ये द्वीप जो है विषुवत के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और यहाँ घने जंगलों से भरा हुआ है, पूरे में घने जंगल हैं। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का जो विस्तार है वो प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, लेकिन यह भी साफ है कि ये जो विभाग हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं और उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। हमारी जो जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो हमारे इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से धनी थे। पठारी भाग और जो है वो खनिज के भंडार है। इनमें पठारी भागों में तरह तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं, वो खनिज के मामले में रिच हैं।
वहाँ की धरती, और जिसने देश के औद्योगिकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। और इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के कारण भारत जो है वो उन्नति विकास कर पाया है। और तटीय क्षेत्र जो है, तटीय क्षेत्र आइसलैंड, वो मछली पालन और आवागमन के लिए समुद्री रास्तों से क्रियाकलापों के लिए वो सबसे बेस्ट स्थान है। मतलब मछली पालने के लिए और बंदरगाहों से क्या कहते हैं, जहाज़ों के आने जाने, विदेशी व्यापार, इस प्रकार देश की जो विविध भौतिक आकृतियां हैं वो हमें भविष्य में विकास की बहुत ही अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं, अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तौर से इस्तेमाल करें। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है वो रिच कंट्री है, क्योंकि यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो बहुत ही रिच हैं। लेकिन अफसोस है कि अब हम छोटे मोटे विकास के लिए कह सकते हैं हमने बहुत सारे वनों का नाश किया है। खैर, तो आपको बच्चों कैसा लगा, समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आज इंग्लिश नहीं पढ़ा, क्योंकि ज्योग्राफी में इंग्लिश क्या पढ़ना, और मैप भी मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, तो आप उसको वहाँ पे दिया हुआ है मैप एक पेज में, उसको देख सकते हैं वहाँ पर पलट कर, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू और फॉर ज्वाइनिंग मी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं आगे आपको इतिहास, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के भी चैप्टर्स दूंगी। मुझसे जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए, और अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, तो मुझे शक्ति मिलेगी। थैंक यू गाइस।